उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के विकास और राष्ट्रवाद के विचार को समझने और उसकी व्याख्या करने में, ये समझने और वर्णन करने में कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ये समझने और वर्णन करने में कि 1815 के बाद रूढ़िवादी के पुनः प्रचलित होने के क्या कारण थे। 1830-1848 के मध्य हुई विभिन्न क्रांतियों को समझने और उसका वर्णन करने में, रूमानीवाद को एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में समझने और उसका वर्णन करने में, यूरोप द्वारा सामना की गई आर्थिक कठिनाइयों को समझने और उसका वर्णन करने में, जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया एवं ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम के विकास को समझने में और उसका वर्णन करने में, कलाकारों द्वारा देशों की रूपक अभिव्यक्तियों का वर्णन करने में, ये स्पष्ट कर पाने में कि क्यों राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद 1914 में यूरोप के विनाश का कारण बने। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एकता की समझ प्रदान करती है अथवा भाषा, इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि के माध्यम से देश की जनता की पहचान व्यक्त करती है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप के कई क्षेत्रों पर संपूर्ण राजशाही का एक छत्र शासन रहा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, लेकिन असल मायने में फ्रांस को सैकड़ों वर्षों के पश्चात एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का आकार मिला। 1789 में राजशाही नागरिक निकायों द्वारा प्रतिस्थापित हो गया और घोषणा की गई कि अब लोगों के पास सर्वोच्च अधिकार होंगे। क्रांतिकारियों ने समान अधिकार वाले एक समुदाय के रूप में सार्वभौमिक पहचान प्राप्त करने हेतु पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज राजशाही ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ समान कानून, नाप तौल की समान प्रणाली और आम भाषा के रूप में फ्रांसीसी भाषा का अंगीकरण फ्रांसीसी क्रांति की कसौटी बने। फ्रांस की सेनाएं मिशनरी उत्साह के साथ अपने विचारों को यूरोप के अन्य हिस्सों में फैलाने लगीं। नेपोलियन ने 1799 से 1815 तक शासन किया। वो फ्रांस में राजतंत्र को वापस लेकर आया, लेकिन उसने 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता लागू की, जिसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार दिया। शुरुआत में इन सुधारों में हॉलैंड, मिलान, वारसा आदि में स्वतंत्रता के साधन की भांति स्वागत किया गया, लेकिन जल्द ही लोगों ने ये अनुभव कर लिया। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 18वीं सदी के आरंभ में यूरोप कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, क्योंकि वे उनकी कोई सामूहिक पहचान या सर्वनिष्ठ संस्कृति नहीं थी।
वे विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य में फ्रेंच, इतालवी और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। उन्हें एक धागे में पिरोने वाली कोई चीज थी तो वो एक सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग 18वीं सदी के यूरोप के दो प्रमुख वर्ग थे। फ्रेंच बोलने वाला कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग था, लेकिन अधिकांश आबादी कृषकों और छोटे मालिकों की थी। उनके पास या तो खुद की जमीनें हुआ करती थीं या वे भूदास के रूप में कुलीन वर्गों की जमीन पर खेती किया करते थे। औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से औद्योगिक शहरों और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकरण के कारण एक अन्य सामाजिक समूह के रूप में शिक्षित उदारवादी मध्य वर्ग उभरा, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था और कुलीनों या अभिजात वर्ग की निंदा करता था। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवाद यानी लिबरेशन शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। राजनीतिक रूप से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति के साथ साथ एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके मताधिकार के पक्ष में था। नेपोलियन संहिता में संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को मत के अधिकार से वंचित रखा गया था। फ्रांस महासंघ के 39 संघों में से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी तथा वस्तुओं, लोग और आर्थिक विनिमय में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी। शुल्क संघ ज़ोलवेल 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। वे रूढ़िवादिता के प्रति प्रवृत्त थे और राज्य व समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। उस समय उन्होंने नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए कुछ परिवर्तनों को भी अपनाया, इस विश्वास के साथ कि आधुनिकीकरण पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बना सकेगा। उन्होंने एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति की संस्तुति की। 1815 में यूरोपीय शक्तियां यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने तथा उन राजतंत्रों को बहाल करने के लिए वियना में मिलीं, जो नेपोलियन के दौर में अपदस्थ कर दिए गए थे। वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बूरबों साम्राज्य की पुनर्स्थापना की गई। फ्रांस की विस्तारवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया और प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा समेत नए क्षेत्र प्रदान किए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का अधिकार दिया गया और रूस को पोलैंड दिया गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। क्रांतिकारी।
उदारवाद के समर्थक रूढ़िवादी राज्य और सामाजिक संस्थानों के विरुद्ध थे। रूढ़िवादी राजतंत्र का विरोध करने के कारण दमन किए जाने के भय से उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में निम्नलिखित प्रयोजनों से गोपनीय संगठनों का गठन किया। यूरोप में उदारवाद के आदर्शों का प्रसार करना और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, वियना संधि द्वारा स्थापित राजतंत्रों का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और निरंकुश शासन। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी शासक अपनी ताकत को और मजबूत बना रहे थे, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद का विचार क्रांति का रूप ले रहा था। उदारवादी, राष्ट्रवादी, शिक्षित और विशिष्ट मध्य वर्गीय लोग थे। जुलाई 1830 में उदारवादी क्रांतिकारियों ने बूरबों राजाओं को उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका प्रधान लुई फिलिप था। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उसने ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इसने पूरे यूरोप में शिक्षित कुलीन वर्गों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाया और निर्वासित यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन हासिल किया। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करने में मदद की। रूमानी कलाकारों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की। भावनाएं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाएं उनके केंद्र बिंदु थे। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे जर्मन दार्शनिकों ने दावा किया कि संस्कृति केवल आम लोगों में निहित है। केवल लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्य ही किसी राष्ट्र की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। रूमानीवादियों ने स्थानीय भाषा पर अधिक बल दिया। उनका विचार था कि स्थानीय बोलियां और मातृभाषा आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को प्रभावी ढंग से बड़ी संख्या में अशिक्षित श्रोताओं तक पहुंचा सकती थी। रूसी कब्जे के बाद रूसी भाषा को बलपूर्वक भूख, कठिनाइयां और जनविद्रोह। जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि, रोजगार की उपलब्धता से अधिक नौकरी ढूंढने वालों की संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाली भीड़ की वजह से 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। यूरोपीय देशों के लघु उत्पादकों को औद्योगिक रूप से विकसित इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। यूरोप के कुलीन वर्गों ने इस बेलगाम शक्ति का फायदा उठाया। कृषक सामंती शुल्कों और उपकारों के बोझ तले दबे थे। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था जब फसल अच्छी नहीं हुई और कीमतें काफी बढ़ गईं, तो इसके विरोध में जन आंदोलन के लिए लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। इससे लुई फिलिप की संवैधानिक राजशाही खत्म हो गई।
राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने शोषणकारी ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1848 उदारवादियों की क्रांति। जब 1848 में फ्रांस ने विद्रोह का सामना किया था, वहीं यूरोपीय देशों के अलग अलग हिस्सों जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन में भी विद्रोह हो रहे थे। उदारवादी मध्य वर्गों ने संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। बड़ी संख्या में मध्यवर्गीय सदस्यों वाले राजनीतिक संघ फ्रैंकफर्ट शहर में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने पहुंचे थे। फ्रैंकफर्ट की संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। संसद में मध्य वर्गों का प्रभुत्व था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे उन्होंने उनका समर्थन खो दिया। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 18वीं सदी के आरंभ में जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में सशक्त थीं। उन्होंने जर्मनी को जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौज द्वारा दबा दी गई। उसके पश्चात प्रशा के मुख्यमंत्री ओटो वोन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। 7 वर्षों के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े और प्रशा की जीत हुई। इससे जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1871 को वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को नया जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूरबों राजाओं के अधीन था। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैसिनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। जब 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ, तब किंग विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने युद्ध के माध्यम से इतालवी राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया। मंत्री प्रमुख कावूर के नेतृत्व में सार्डिनिया पीडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने 1860 में स्थानीय कृषकों की मदद से दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में स्पेनी शासकों को हरा दिया। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। एक लंबी प्रक्रिया के बाद ब्रिटेन ने एक राष्ट्र राज्य का आकार लिया। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं।
ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निरी जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वो द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगा। एक लंबे टकराव के बाद संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकतें छीन ली थीं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इस एक्ट के जरिए इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। अंग्रेजों के प्रभुत्व में स्कॉटलैंड की खास संस्कृति को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। स्कॉटिश लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाकें पहनने की मनाही थी। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। बहुसंख्यक कैथोलिकों के देश पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों की सहायता की। सभी कैथोलिक विद्रोहों को ब्रिटिशों द्वारा निर्ममता से कुचल दिया गया। 1798 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों जैसे कि ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। आंग्ल संस्कृति और भाषा के प्रचार प्रसार से पुराने राष्ट्र इस संघ में सहयोगी के रूप में ही रह गए। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने देश को कुछ यूं चित्रित करना आरंभ किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र के अमूर्त विचार को नारी रूप में ठोस रूप प्रदान किया गया था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक या प्रतीक बन गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। विशेष आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने विशेष वस्तुओं या प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर से और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी और वो तराजू लिए होती थी। फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले नारी रूपक को मारियॉन नाम दिया गया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र द्वारा प्रेरित थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियॉन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादम में स्थापित कर सकें। मारियॉन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद का वो आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था।
विभिन्न राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटीनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। ओटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति से राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। हालांकि ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास किया था, किंतु वो यूरोपीय राष्ट्रों के विघटन को न बचा सका। हर पृथक हुए राष्ट्र एक दूसरे से आजादी या राजनीतिक अधिकारों के दावों को लेकर लड़ा करते थे। एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने के संघर्ष ने स्लावी राष्ट्रों को गहन कला का क्षेत्र बना दिया था। बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। यूरोपीय कॉलोनी में रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे और स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष करने लगे। उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवादिता के विचारों पर अमल नहीं किया और अपनी तरह का राष्ट्रवाद विकसित किया। राष्ट्र राज्य का ये विचार सार्वभौम रूप से मान लिया गया। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र की आम जनता को भाषा और संस्कृति आदि के जरिए एकता की समझ प्रदान करती है। नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा, राष्ट्रीय संसद, एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली, एक समान कानून, नाप तौल की एक समान प्रणाली और फ्रेंच भाषा का आम भाषा के रूप में आलिंगन फ्रांसीसी क्रांति की पहचान थे। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग यूरोप में 18वीं सदी के दो प्रमुख वर्ग थे। उदारवाद में शब्द सपई मंत सपेओ, लातिनी भाषा में सपई मत का अर्थ है आजादी। नेपोलियन संहिता में संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। वे रूढ़िवादिता के प्रति प्रवृत्त थे। रूढ़िवादी राजतंत्र का विरोध करने के कारण दमन किए जाने के भय से जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गोपनीय संगठनों का गठन किया गया था। उदारवादी और राष्ट्रवादी कुलीन वर्ग के शिक्षित मध्यवर्गीय लोग थे। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्र के विचार को प्रोत्साहित करने में मदद की। जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि, रोजगार की उपलब्धता से
अधिक नौकरी ढूंढने वालों की संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाली भीड़ की वजह से 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। यूरोपीय देशों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन